प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी और समस्त 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, सबको सचेत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे थाना रानीबाग द्वारा, जिसके सामने न्यायालय भी मूक दर्शक बन गया है और बहुत प्रयासों के बाद भी न्यायालय कोई भी ठोस कार्रवाई रानीबाग थाने के खिलाफ नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है, मेरे को नहीं लगता कि ये कारण न्यायालय ही जान सकता है, वही बता सकते हैं। लेकिन कम से कम 20 से 25 एडवोकेट उन्होंने घुटने टेक दिए रानीबाग थाने के आगे और न्यायालय के आगे कि जो उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी कानून के अंदर पढ़ी है, उसका इस्तेमाल एफआईआर दर्ज होने से लेके कॉन्क्लूजन लेने तक नहीं हो पा रहा। आज हम इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले रानीबाग थाना एक इम्पॉसिबल क्राइम पे अपने ही मुखबर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करता है और रात को 12:10 के अंदर जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो ग्रुप्स के अंदर रानीबाग के अंदर क्रॉस केस चल रहे हैं, मामला हाई कोर्ट में लंबित है। और ऐसे मैटर के अंदर पुलिस अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ 100 नंबर कॉल करी और उसकी रिकॉर्डिंग करके डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को 7/7/18 को 7/7/17 को कंप्लेंट कर दी। और इस बात से जो पुलिस अधिकारी था वो बिल्कुल गुस्सा आ गया और उसने बैक डेट के अंदर रात को 12:10 में एक एंट्री कर दी और उस एंट्री के ब्याह पे एक फर्जी इम्पॉसिबल क्राइम पे एक एफआईआर दर्ज कर दी। और जिन लोगों से उसका झगड़ा चल रहा था उन्हीं लोगों को गवाह बना दिया, जिनका पहले से थाने के अंदर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं को गवाह बना दिया और उनकी झूठी गवाही करा दी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले की आड़ के अंदर कई लोगों को प्रताड़ित किया और बहुत तरीके से कानूनों का, डीपी एक्ट का, पीपीआर का, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, आईपीसी का, सीआरपीसी का दुरुपयोग किया। और थाना रानीबाग के जो एसएचओ थे परवीन अलावत, वो इस सारी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहे, ए से लेकर जेड तक। उसके ऊपर सुपीरियर उनके एसीपी और कई अधिकारी जो है इस मैटर को सुप्रेस करने में लगे रहे। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद 24 से 18 को पुलिस डकैती मारती है। डकैती, अपहरण, इतने संगीन जुर्म, फोर्सफुल ट्रेसपास, बहुत सारे 25 से 30 आईपीसी आरपीसी में सेक्शन को ओपन करते हैं। 17 कॉलें होती है पीसीआर की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती एक्यूज पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। 4-5 कॉलें अधिवक्ताओं की होती हैं। मौके पे एसीपी राजा बंटी है जो आपकी अब डीसीपी बन चुके हैं दिल्ली पुलिस में। सेम डे आदमी एक डेलीगेशन सागर पे हुड्डा जी साहब से मिलता है जो कुछ टाइम के ज्वाइंट सीपी थे। डीसीपी मैडम को मैसेज करते हैं, टेलीफोन, व्हाट्सएप कॉल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, सबको सब काम प्रयास करते हैं। उस डकैती के अंदर पुलिस को जब कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने एक नकली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बनाया जो एक्यूज था और उसको बना के दिखा दिया कि मुझे नोटिस सर्व करने, एक झूठी एक स्टोरी चला दी एक और उसके बाद एक और एफआईआर कर दी, वो भी एक इम्पॉसिबल क्राइम पे न्यायालय के अंदर, जब पुलिस आई नहीं। बहुत प्रयासों के बाद जब पीड़ित परेशान था तो उसने डेलीगेशन के साथ 12/6/18 को और 22/1/19 को सीपी अमूल्य पटनायक जी के सामने प्रेजेंटेशन रखा, सबूतों के साथ पुलिस का कंडक्ट रखा। और उनके एसओ साहब थे राजीव रंजन साहब, उन्होंने भी सारा मैटर देखा, सारे कुछ देखा। और इवन होम मिनिस्टर साहब से भी मिला गया, उनके भी पीए साहब को, केपी सिंह साहब को इसके सारे सबूत दिए गए, मोबाइल में व्हाट्सअप करे गए। इन सब के बावजूद पुलिस ने डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब से मिले और अन्य पुलिसकर्मियों से मिले, कई बार मिले जनवरी के अंदर। और कोर्ट के और न्यायालय के आदेश के बाद जिसकी उन्होंने पालन करने में देरी करी और सीपी साहब के और उनके एसओ राजीव रंजन साहब जो कि आईपीएस हैं और डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब के इंटरवेंशन के बाद एक सीडीआर जीपीएस सेव होती है, जिससे पता चला कि 25 से 30 तरह के ऑफेंस पुलिस ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग विजन पे अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने करे हैं, जिसको देख के सुन के सबके होश उड़ गए। और उसके बाद जो है इन्होंने 2/3/19 को एक चार्जशीट फाइल उन्होंने न्यायालय में फाइल कर दी, जिसको लेके कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कोर्ट क्लैरिफिकेशन मांगता रहा और आप ये मान के हैरान हो जाओगे कि मैं आपको ऑर्डर्स दिखाना चाहता हूँ। इन ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत एक्यूज ने जो है जिसको बनाया गया पीड़ित को, उसने हाई कोर्ट के अंदर 482 की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के कार्यालय में मूव करी कि इस एक इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर एक एफआईआर चल रही है, झूठी फर्जी रीडी एंट्री, सब कुछ बताया कोर्ट ऑफ कंडक्ट। जिसके बाद अपने काउंसिल के साथ जो पेश हुआ, कोर्ट से कई बार सम्मन भी आया और लेकिन कोर्ट ने फिर अपना ऑर्डर किया कि अभी तक हमने कॉग्निजेंस लिया है और आईओ को, केस के आईओ को और एक अनदर आईओ को बेलेबल वारंट करे
बेलेबल वारंट करे कई बार, तब जाके ये जो पुलिस अधिकारी है, बेलेबल वारंट हो जाने के कई बार बेलेबल वारंट होने के बाद ये बंदा 9/11/22 को रोहिणी न्यायालय में प्रस्तुत होता। 9/11/22 को 2/3/19 की चार्जशीट फाइल है। तब तक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और पीड़ित हर डेट पर अपने काउंसिल के साथ पहुंच रहा है, अकेले भी पहुंच रहा है, और जो मेन एक्यूज है वो नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। इसके बाद आप ये देखो 9/11/22 कितना लंबा टाइम डिले हो गया, 2/3/19 से 9/11/22। 9/11/22 को कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेती है एक इम्पॉसिबल क्राइम पे, जिसका कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे नहीं था, कोई भी ऐसा चीज़ जो चीज़ थ्योरी के अंदर जो है कॉग्निजेंस ऑफेंस शो किए गए थे। और इसके बाद जो है कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और 19/1/23 की डेट लगाती है, और 19/1/23 को फिर जो है मेन एक्यूज जो होता है वो केस के अंदर नहीं आता। सर्विस हो जाने के बावजूद उसको नोटिस रिसीव हो जाता, सम्मन हो जाता थाना रानीबाग के थ्रू। सेम डे 9/11/22 को थाना पर पैरवी ऑफिसर रणवीर साहब पहुँचते हैं और 5B ब्रांच के अंदर रानीबाग के अंदर ये पहुँचता है मुद्दा, और उन्होंने वो कहते हैं कि हमने सर्विस कर दिया। और 19/1/23 को वो अपीयर नहीं होता कोर्ट के अंदर, उनके अधिवक्ता के भी नॉलेज में होती है बात, लेकिन वो अपीयर नहीं होता। फिर कोर्ट 5,000 रुपये के बेलेबल वारंट कर देती है एक्यूज के खिलाफ, और 6 महीने की डेट लगाती है 1/7/23 की। बार बार प्रयास करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया कि एक आदमी को झूठा केस में फंसा रखा है, उसकी क्या गलती है। कोर्ट 2/3/19 की भी चार्जशीट फाइल जब हुई है और उसके अंदर भी अब 4 साल हो गए हैं, लेकिन कोर्ट को ये लगा कि हमारी पेंडेंसी है, और 19/1/23 के बाद 1/7/23 की लगा दी। 1/7/23 को जज साहब छुट्टी पे हो गए। लिंक एवं के सामने ये मुद्दा रखा गया और उनको बताया गया। पहले तो 16/12/23 की डेट लग रही थी, पर बहुत प्रयासों के बाद, बहुत आफ्टर काफ़ी कन्विंस करने के बाद, कोर्ट को बताने के बाद काफ़ी पक्ष रखे गए, तब जाके कोर्ट ने जो है फिर इसके अंदर 28 जुलाई की डेट लगा दी। अब ये देखने वाली बात है कि इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर DD एंट्री, इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर फर्जी गवाहियाँ, क्रॉस केस किसी के बीच में चल रहे थे, उस केस के अंदर पुलिस ने जो है चार्जशीट फाइल करी। चार्जशीट फाइल करने के बाद कोई आधार नहीं था, इसलिए पुलिस गायब रही। 3.5-4 साल के बाद उसके अंदर सम्मन करे गए कई बार, तब जाके, और 482 की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मूव करी गई एक पीड़ित के द्वारा, जिसको कोई एक्यूज बनाया गया, जिसके घर पर डकैती मारी गई। इस सारे केस के सामने आ जाने के बावजूद आप ये देख लो कि कोर्ट का आगे रानीबाग पुलिस किस तरीके से खेल खेल रही है। और आज 1/7/23 को ये बात आके और भी चुका देने वाली बात हुई कि कोर्ट के अहलमत और नायब कोर्ट खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जो एक्यूज के लिए कॉपी होती है 2/7 CRPC के लिए चार्जशीट की, वो कोर्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये कितनी गंभीर बात है कि कोर्ट के अंदर 51 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इसको चार्जशीट को फाइल करे हुए, और एक को एक्यूज को तो ये चार्जशीट की कॉपी जब भी 5-7 दिन के अंदर मिल गई थी फाइल होने के बाद, सर्टिफाइड कॉपी मिल गई थी कोर्ट के द्वारा। उसके बावजूद ये हाल है। कई एप्लीकेशन लिटिगेशन इनके पास चल रही है। अनिलेश कुमार स्टेट वर्सेस अनिलेश कुमारी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन का केस अलग से चल रहा है इनके ऊपर। कंटेंट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन चल रही है, 340 CRPC एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन पुलिस को कोई वो नहीं है। और इन सबके बावजूद सबसे हैरान चौंका देने वाले 51 महीने तक चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसिक्यूशन की जो कॉपी आती है एक्यूज को सबमिट कर ले थाने की तरफ से, वो कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। और आज जज साहब ने इसमें ऑर्डर भी कर दिया कि IO SHO को बोल दिया कि 207 CRPC कंप्लाइंस के लिए 28 जुलाई को कोर्ट में अपीयर होंगे। तो ये बात आज मैं साझा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से न्यायालय के अंदर टाइम बर्बाद कर रहा है यार, टैक्स पेयर के पैसे से पुलिस और कोर्ट दोनों चलती है, और किस तरीके से प्रोसिक्यूशन चलती है, किस तरीके से समय बर्बाद किया जा रहा है कोर्ट का और पैसों के रिसोर्सेज का। और आज ही मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी का देख रहा था, जो आज मीडिया के अंदर बार बार ये बात कह रहे हैं कि देश के अंदर एक कानून आने वाला है, पुलिस का रिफॉर्म का कानून आने वाला है, जिसके अंदर एक घंटे में पुलिस FIR दर्ज करेगी, 1 महीने में चार्जशीट फाइल करेगी, और 1 साल में जुडिशियल चार्टर आ रहा है कि वो सज़ा सुनाएगा। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे में 25 राजनीतिक घराने इस देश से भाग जाएंगे और लाखों करोड़ रुपए देश के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो 143 करोड़ जनता, ये जो टैक्स पेयर की बर्बादी की जा रही है पुलिस थानों में, और इससे कैसे निकला जाएगा, इसका विकल्प आज तक उपाध्याय जी ने नहीं बताया। ये बहुत गंभीर बात है कि अब ये देखो, और मेरे को लगता है कि जो आज उपाध्याय जी ने बात बोली है, अगर पुलिस रिफॉर्म में ऐसा कोई कानून आता है तो बिल्कुल प्रशंसनीय है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। और अगर जुडिशियल ऑफिसर भी इस तरह का कानून आता है कि जो उन्होंने IPC CRPC जो कानून पढ़े हैं, अगर वो 1 साल के अंदर उसको डिसाइड कर देते हैं, सज़ा सुनाते हैं या बरी करते हैं, तो ये भी मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये ऐसा होना चाहिए, और ये कानून जितनी जल्दी आ जाए मैं इसकी मांग करता हूँ, समर्थन करता हूँ कि ये कानून जल्द से जल्द जाए।
उधर तो वो 143 करोड़ के लोगों के लिए सोच रहे हैं कि बेनामी संपत्तियाँ और ये काफ़ी चीज़ें पकड़ी जाएंगी इस कानून के आने के बाद। और हमारा कहना ये है कि 143 करोड़ के अंदर 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के लगभग जो केस पेंडिंग है उसमें बहुत तेज़ी से कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर केस फर्जी हैं और 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक चलते हैं और आदमी कितने सारे लोग इसमें मर जाते हैं और जिंदगी इंसाफ मिलने की उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए उनको लाखों रुपया जब वो थाने के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी सरकारी कर्मचारियों को, लोक सेवकों, लोक कार्यालयों को देनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक शोषण भारत की जनता का हो रहा है, मुझे को लग रहा है कि इन दोनों कानून अगर आते हैं तो इससे भी उनको निजात मिलेगी। सच जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।